हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 मांगा सीजन 2 के एपिसोड 3 को। अगर आपने इससे पहले बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किकोरू ने काफका को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पे अटैक कर दिया होता है और वे मॉन्स्टर किकोरू को अटैक को खाने के बाद खुद को हील करते हुए किकोरू को देख रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए। वहीं से इसाओ सुनेमिया की हरकतों को ऑपरेशन रूम में बैठकर देख रहा होता है और कुछ करने के बारे में सोचता ही है, लेकिन डायरेक्टर इसाओ को टोक देते हैं कि वे यहाँ से ना जाएं, क्योंकि डायरेक्टर को पता है कि जी जाकर अपनी बेटी को बचाने की सोच रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो इससे काइजू नंबर 8 खुद को साबित नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा अगर उन्होंने नंबर सूट का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया तो इससे उनकी लाइफ फोर्स भी कम हो जाएगी और ज्यादातर ऐसा होने के चांसेस है कि वे मर भी सकते हैं। चीफ डायरेक्टर की बात सुनकर पहले तो कुछ नहीं कहते और बाद में कहते हैं कि मैं फालतू में ही परवाह कर रहा हूँ। इस साल की जनरेशन के टॉप मेंबर्स हद से ज्यादा ताकतवर है। सुनोमिया काफका के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछती है तो काफका बताता है कि उसको नहीं पता कि आखिर वे ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा है और इसके पीछे सुनोमिया को काइजू 9 का हाथ लगता है। तभी काइजू 9 अपने कई सारे ऑर्गन से उन दोनों के ऊपर शूट कर देता है। सुनोमिया और काफका उसके अटैक को देख के हैरान हो जाते हैं और वे भी काफी तेजी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। सुनोमिया काफका से कहती है कि वे काइजू 9 पर एक दमदार अटैक करने वाली है और जैसे ही काइजू 9 अपने आप को संभाल रहा होगा तो तभी ही काफका को खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेना है, क्योंकि इस अटैक से काइजू 9 का ध्यान भटक जाएगा। काफका सुनोमिया को यस रोजर कहता है और सुनोमिया बताती है कि उसको ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसको काइजू 8 की पावर्स की जरूरत है। फिर काफका और सुनोमिया अलग अलग डायरेक्शन में भागकर काइजू 9 को कंफ्यूज करते हैं और उन दोनों की ये हरकत देखकर काइजू 9 अपनी बॉडी के 2 हिस्से कर देता है और सबसे पहले वे काफका के ऊपर अटैक करके उसको घायल कर देता है और सुनोमिया के ऊपर भी शूट करता है, लेकिन सुनोमिया अपने बड़े से एक्स से उसके अटैक को डॉज कर लेती है और एकदम से काइजू 9 अपने एंड को किसी दीवार के ऊपर चढ़ाकर सुनोमिया के ऊपर शूट कर देता है और वे शूट सुनोमिया के ऊपर लग भी जाता है। काइजू 9 को लगता है कि उसने सुनोमिया को निपटा दिया, लेकिन तभी ही सुनोमिया काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के पास आ जाती है और एक ही बार में उस मॉन्स्टर के सभी हैंड्स को काट देती है। सुनोमिया हर बार हारने से परेशान हो जाती है, लेकिन इस बार वे उस काइजू 9 को अपने हाथ से जाने नहीं देगी और सभी लोगों को बचाएगी और वे कई बार काइजू 9 पर अटैक करती है और उसी वक्त काइजू 9 भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। डायरेक्टर सुनोमिया के इस तरीके से लड़ाई को देखकर इम्प्रेस होता है। उसने बचपन से सुनोमिया को देखा था और तब से लेके अब तक सुनोमिया काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी है और इस बात का एहसास कहीं ना तो कहीं इसाओ को भी है। अब हम यहाँ से थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे सुनोमिया नर्सरी क्लास में होती है और वह किसी न्यूज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि किसी ड्रॉप मेंबर ने एक काइजू को न्यूट्रलाइज किया है और वह और कोई नहीं होती, वह होती है हिकारी सुनोमिया, यानी कि सुनोमिया की मॉम। सुनोमिया की मॉम को सभी लोग विल्करी के नाम से जानते हैं, जो कि एक ही झपट्टे में मॉन्स्टर को मार डालती है। यहाँ तक कि सभी जापानीज लोग सुनोमिया की मॉम के फैंस है। तभी सुनोमिया की दोस्त सुनोमिया से कहती है, ये तो तुम्हारी मॉम है ना सुनोमिया। और उस बच्ची की बात सुनकर सभी बच्चे उसके पास आने लगते हैं, क्योंकि ये काफी कूल बात है कि सुनोमिया की मॉम एक वल्करी है। सुनोमिया भी काफी खुशी के साथ बताती है कि वही उसकी मॉम है। अब यहाँ से अगला सीन हम रात का देखते हैं, जहाँ पे हिकारी सुनोमिया काफी देरी तक अपने घर पे आई है और एकदम से सुनोमिया आकर अपनी मॉम को गले लगा लेती है। ये देखकर इसाओ सुनोमिया से कहता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम काफी थक कर आई है। तभी इसाओ ने ऐसा नहीं सोचा था कि हिकारी भी सुनोमिया के साथ खेलने लगेगी। तभी सुनोमिया गोल गोल घूमते हुए अपनी मॉम को बताती है कि स्कूल के सभी लोग उसकी मॉम के बारे में बात कर रहे थे कि वे काफी ज्यादा कूल है। तभी हिकारी एकदम से रुककर सुनोमिया से पूछती है कि वहाँ पर किसी को चोट तो नहीं लगी। सुनोमिया बताती है कि वहाँ पर किसी को कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर हिकारी काफी ज्यादा खुश होती है और ऐसे ही खेल खेल में हिकारी सुनोमिया के हाथ में लगी चोट एक्सपोज हो जाती है और जब सुनोमिया इसके बारे में पूछती है तो हिकारी बताती है कि आज का आने वाला काइजू बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो इसलिए उससे निपटते समय ऐसी चोट लग गई, लेकिन उसको ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। तभी सुनोमिया अपनी मॉम से कहती है कि वे डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी, क्योंकि उसकी मॉम को दोबारा चोट न लगे। ये सुनकर हिकारी हैरान होते हुए इसाओ की तरफ देखने लगती है, लेकिन इसाओ तो खुद भी काफी ज्यादा हैरान था। तभी वे स्माइल देते हुए सुनोमिया के सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि जब भी सुनोमिया को कोई दिक्कत होगी तो उसकी मॉम उसको बचाने के लिए आ जाएगी। अब अगले ही पन्ने में हम देखते हैं कि हिकारी सुनोमिया की मौत हो चुकी है काइजू नंबर 6 को न्यूट्रलाइज करने के दौरान
और उसकी शोक सभा में सेकंड डिवीजन के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर इसाओ और किकोरू भी थे जो कि अपने में ही काफी ज्यादा हैरान थे। और किकोरू अपने मन में सोचती है कि वह झूठी थी। उसने अपनी मॉम से झूठा वादा किया कि वह उनको बचाएगी, लेकिन वह उनको नहीं बचा पाई और इसके लिए शिनोमिया अपनी मॉम से माफी मांगती है। लेकिन तभी ही शिनोमिया की नजर जब इसाओ पे पड़ती है तो वह काफी रेंज के साथ वहाँ पे बैठा था और उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि उसको इस चीज पे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी वाइफ मर चुकी है। और यही सोच कर इसाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अपने फादर को देखने के बाद शिनोमिया अपनी आंखें पोंछती है और अपने अंदर कसम खाती है कि अगर वह अपनी मॉम को नहीं बचा पाई तो वे किसी भी युद्ध क्षेत्र में किसी भी कमांडर को अपने आंखों के सामने मरने नहीं देगी। जब शिनोमिया अपने एक्स का इस्तेमाल करके उसके सारे हाथ काट देती है तो वे मॉन्स्टर चीटी के सर वाले ऑर्गन से अपने हाथ को रीजनरेट करके उस पर शूट करने वाला होता है। शिनोमिया ये देख के हैरान होती है कि चीटी के सर को क्या हुआ। ऑपरेशन रूम के ये लोग उस मॉन्स्टर के इस सरप्राइज अटैक को देख के हैरान होते हैं और इसाओ बिना किसी रिएक्शन के शिनोमिया के लड़ाई के अंदाज को देख रहे होते हैं। तभी काफका अपनी पार्सल ट्रांसफॉर्मेशन से चीटी के पैर पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे चीटी वहीं पर लुढ़क के गिर जाती है और अपनी पूरी ताकत से लात मारने से काफका का जो पैर है वह भी टूट जाता है। और इस मोमेंट का फायदा उठाते हुए शिनोमिया अपने बड़े से एक्स के साथ आती है और उस मॉन्स्टर को 4 हिस्सों में काट देती है। काफका भी वक्त ना बर्बाद करते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और जब वह अचानक से खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है तो वह अचानक से किसी अंधेरी जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसके ठीक पीछे मॉन्स्टर 8 उसको निगल लेता है, जिससे वह मॉन्स्टर 8 की बॉडी में एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वह देखता है कि इसने शिनोमिया के सीने में हाथ डालकर उसको मार दिया है। और साथ ही में इचिकावा, मीना, होशिनो सभी लोगों को काफका ने काइजू नंबर 8 की बॉडी में आकर मार दिया। ये देखकर काफका को खुद भी यकीन नहीं हो रहा होता और उसके हाथ अपने कॉमरेड्स के खून से सने हुए थे और उसके बाद वह काफी बुरी तरीके से चिल्लाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो काफका का सिर्फ एक भयानक सा सपना है और वह काइजू नंबर 8 की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। काफका समझ जाता है कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन ना होने का कारण काइजू नंबर 9 नहीं है और फिर काइजू 9 खुद को हील करके किकोरू और काफका पे शूट करता है, जिससे किकोरू का एक्स वेपन वो टूट जाता है और काफका हवा में उछलते हुए लुढ़कते हुए गिर जाता है और उसकी बॉडी से कई सारा ब्लड निकल रहा होता है। काफका समझ जाता है कि उसके ट्रांसफॉर्म ना होने का कारण वह उसका डर है। काफका बस डर रहा है अगर वह मॉन्स्टर 8 की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुआ और अगर उसका कंट्रोल उससे खो गया तो ऐसा न हो कि वह अपने सभी टीममेट्स को अपने हाथों से मार डाले। तभी किकोरू काफका के सामने आकर अपनी छोटी सी पिस्तौल निकाल लेती है। शिनोमिया को पता चल जाता है कि काफका ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा। शिनोमिया उसको समझाती है, कमांडर आशिरो, वॉइस कमांडर होशिनो और इचिकावा जैसे कॉमरेड्स को तुम अंडर एस्टिमेट मत करो। हम सभी लोग अपनी एक एक स्किल को लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं और किसी भी काइजू में इतना दम नहीं जो कि हमें आसानी से मार डाले। तो इसलिए खुद पर भरोसा रखो और डिफेंस फोर्स को दिखाओ कि तुम क्या चीज हो। काफका किकोरू की बात को समझकर अपने अंदर कहता है कि वह एक नंबर का बेवकूफ है, क्योंकि कोई ऐसा रीजन है ही नहीं कि उसके कॉमरेड्स मर सके, क्योंकि उसके कॉमरेड्स काफी ज्यादा कूल है। और एक बार फिर से अपने कॉमरेड्स पर और खुद पर विश्वास रखने के बाद काफका खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। तभी काइजू 9 को काफका की तरफ कुछ अजीब सा महसूस होता है और शिनोमिया जब काफका की तरफ देखती है तो वह कहती है कि हमेशा की तरह लेट काफका ही भी लो। और हम देखते हैं कि काफका ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है और इस समय वे काइजू नंबर 8 की फॉर्म में हैं। अब यहाँ से अगला सीन हम वाइस कैप्टन हासेगावा का देखते हैं, जहाँ पे उनकी प्लेटून को एंट मॉन्स्टर्स के साथ डील करने में दिक्कत हो रही होती है। सभी ट्रॉप मेंबर्स को इस समय किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जिससे वे एंट मॉन्स्टर्स से डील कर पाएं। तभी सबको इन्फॉर्म मिलती है कि न्यूट्रलाइज जोन में वेस्टर्न रीजन के अंदर काइजू नंबर 8 अपीयर हुआ है। और जब सभी कॉमरेड्स को इसके बारे में इन्फॉर्म मिलती है तो वे ऑपरेशन को किसी दूसरे तरीके से चलाते हैं और शिनोनम को लगता है कि शिनोमिया को वहाँ भेजना एक अच्छा फैसला था। काफका मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और मॉन्स्टर काफका से कहता है कि वह उसको जानता है, वह काइजू नंबर 8 है जिसने उसको पहले डिफीट किया था। तभी काइजू 9 चिल्लाते हुए सभी मॉन्स्टर की तरफ एक सिग्नल भेजता है और इस सिग्नल से जितने भी वहाँ पर एंट मॉन्स्टर्स थे वे सभी रीजनरेट होकर खड़े हो जाते हैं। जिस एंट मॉन्स्टर के ऊपर काइजू 9 था उसके ऊपर काइजू 9 अपने 2 बड़े ऑर्गन निकाल लेता है। ये देखकर शिनोमिया को भी हैरानी होती है कि काइजू 9 लड़ते लड़ते विकसित हो रहा है। काफका शिनोमिया के कंधे पे हाथ रखकर उसको थैंक्स कहता है, क्योंकि उसने उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है और अब काफका अपने कॉमरेड्स पर 100% ट्रस्ट कर सकता है। लेकिन इस समय शिनोमिया बुरा ना माने तो क्या वह एंट मॉन्स्टर्स को संभाल सकती है?
ये बात काफका पूछता है। सिनोमिया अपना बेस्ट दिखाते हुए मॉन्स्टर्स को मारने के लिए तैयार हो जाती है और काफका भी मॉन्स्टर 9 की तरफ देखते हुए सिनोमिया को कहता है, सिनोमिया अपना बेस्ट दिखाना, मैं इस खोपड़ी वाले को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए काफका मॉन्स्टर 9 की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसके रास्ते में 2 एंड मॉन्स्टर्स आती है जिनको सिनोमिया मारकर काफका का रास्ता साफ कर देती है। तभी काइजू 9 देखता है कि उसकी तरफ काइजू 8 काफी तेजी से आ रहा है। तभी वे जमीन से कुछ ऑर्गन्स बाहर निकालकर काइजू 8 को पकड़ लेता है और जो 2 बड़े ऑर्गन्स उसने रीजनरेट करे थे वे उससे एक सरप्राइज अटैक बनाता है। काइजू 9 को लगता है कि वे काइजू 8 को काफी आसानी से मारकर हरा देगा, लेकिन तभी ही काफका काफी तेजी के साथ गुजरता है और उसके हाथ में एंट मॉन्स्टर का कोर एरिया होता है। और ऐसे काफका ने इसलिए किया जब वे किकोरू के साथ मिलकर काइजू 9 से लड़ाई कर रहा होता है तो उसको लड़ाई के दौरान लगता है कि काइजू 9 का कोर एरिया एंट मॉन्स्टर के अंदर है। काफका की बात सुनकर काइजू 9 को काफी गुस्सा आता है और वे उसके ऊपर अपने कई सारे अटैक को शूट करता है। काफका भी उन सभी शूट पर पंच मारकर उससे खुद को बचाता है, लेकिन इस बार काफका ये भी कोशिश कर रहा है कि वे काइजू 8 की बॉडी पर अपना काबू ना खोए। तभी काफका के दिमाग में एक प्लान आता है और वे वहाँ से भागने लगता है और साथ ही में मॉन्स्टर 9 उसके ऊपर पीछे से शूट कर रहा होता है। एक एंट मॉन्स्टर उसको रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है, लेकिन काफका उससे बचते हुए उसके सामने ही भागने लगता है। तभी काइजू 9 जमीन से ऑर्गन्स बाहर निकालकर काफका को पकड़ लेता है, लेकिन काफका उन ऑर्गन्स को काफी आसानी से इग्नोर करते हुए आसमान की तरफ जंप मारता है और वे अपने पैरों वाले हिस्से में होल्ड करके काफी प्रेशर के साथ काइजू 9 की तरफ आने लगता है। काइजू 9 के समझ में नहीं आ रहा कि काफका क्या करने की सोच रहा है और जब काफका उसके पास आने वाला होता ही है तो वे उससे कहता है, बस दुआ करो तुम इस अटैक से बच जाओ। और फिर वे अपने पावरफुल पंच को आसमान में ही चार्ज करके मॉन्स्टर 9 के ऊपर दे मारता है। मॉन्स्टर 9 अपने हाथों की मदद से उसके पंच से बचने की कोशिश करता है, लेकिन काफका की पावर और आसमान से आए हुए प्रेशर से वे खुद को नहीं बचा पाता और उस अटैक की वजह से एंट मॉन्स्टर वहीं पे पिचक के मर जाता है काइजू नंबर 9 के साथ। सभी लोग काफका के इस अटैक को देखकर हैरान होते हैं और जो डायरेक्टर है काइजू नंबर 8 से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसी वक्त काइजू 9 काफका के पीछे खुद को हील कर एक मैसेज भेजता है कि वह खुद को फिर से रीजनरेट नहीं कर पा रहा। वह बीटा को जल्दी से यहाँ पर बुलाकर उसके साथ जुड़ने के लिए कहता है। बीटा उसके मैसेज को सुन लेता है कि इस समय कोर एरिया डैमेज है। बीटा उसको बताता है कि वह इस वक्त नहीं आ सकता क्योंकि इस समय उसकी फाइट कमांडर नारुमी के साथ काफी इंटेंस चल रही होती है और कमांडर नारुमी बीटा को कुछ भी करने का मौका नहीं देता। काइजू 9 बीटा को बताता है कि वह इस समय काइजू 8 से हार चुका है, लेकिन बीटा बिल्कुल भी जाने के लिए राजी नहीं होता क्योंकि उसको कैप्टन नारुमी के साथ फाइट करके काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। हासेगावा नारुमी से पूछता है कि इस वक्त काइजू 8 खुद पर काबू खो दे तो वह क्या करेगा। नारुमी बताता है कि सबसे पहले वह सिनोमिया को बचाएगा और उसके बाद वह खुद ही काइजू 8 से फाइट करेगा। और ये कहते हुए नारुमी अपनी फुल कॉम्बैट पावर को अनलीश करता है जो कि होती है 98%। ऑपरेशन रूम के सभी लोग बताते हैं कि नारुमी ने अपनी सूट की पावर को अनलीश कर लिया है। फिर नारुमी काफी तेजी के साथ एंट मॉन्स्टर के हाथ को काट देता है और वह काइजू 9 खुद को पीछे करके नारुमी पर शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी नारुमी अपने कस्टम वेपन से बीटा के ऊपर शूट कर देता है। इस चीज का एहसास बीटा को थोड़ी देर बाद होता है कि नारुमी के पास एक कस्टम वेपन है। फिर बीटा उस पर फिर से शूट करने लगता है, लेकिन उसी समय नारुमी उसके सभी शूट को स्लैश करते हुए उसके ऊपर शूट कर रहा होता है। नारुमी की स्पीड और स्किल्स को देखने के बाद बीटा को एहसास होता है कि उसका मुकाबला किससे है। तभी वह अपने एंट मॉन्स्टर को दीवार के ऊपर चढ़ा लेता है और अपने बाकी के एंट मॉन्स्टर को नारुमी के ऊपर भेजता है उस पर अटैक करने के लिए। नारुमी उन सभी एंट मॉन्स्टर को मार रहा होता है, लेकिन तभी ही बीटा उसके अचानक से सामने आ जाता है और उस पर शूट करने वाला होता ही है, लेकिन नारुमी उसके ऊपर स्लैश लगा देता है। हैरानी की बात तो यह है कि बीटा काफी तेजी के साथ उसके स्लैश को बच के उसके बगल में आ जाता है और नारुमी के ऊपर शूट करता है, लेकिन नारुमी काफी आसानी से उसके शूट से बच जाता है। और जब ऑपरेशन रूम के सभी लोग नारुमी को अपने आसपास देखने के लिए बोलते हैं कि वहाँ पर जितने भी एंट मॉन्स्टर्स हैं, उन सभी ने खुद को दीवार पे चिपकाकर मॉन्स्टर का अटैक बन चुके हैं। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और डायरेक्टर्स ये चीज नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर 9 लड़ते हुए अपने आप को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है। और अगर इस चीज को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये 3rd डिवीजन की पहली रिपोर्ट के जैसा है। जितने जितने मॉन्स्टर्स इंसानों के साथ जुड़ रहे हैं वे उतने ही ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। और जहाँ पर बात आती है काइजू 9 की, ये किसी तरीके के वायरस की तरह है। ये हमारे डिफेंस फोर्स के हिस्ट्री के सभी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग है। ये काइजू हमारे लिए सच में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और जब ऑपरेशन रूम के सभी लोगों के कानों में एक आवाज पड़ती है तो उन सभी के तोते उड़ जाते हैं।
जब स्क्रीन चालू करी जाती है तो नारुमी उन सभी लोगों पे भड़क रहा होता है कि लड़ाई का थोड़ा माहौल क्या बदला, तुम सभी ने तो मेरे को मरा हुआ ही घोषित कर दिया। ये बात नारुमी कहता है। नारुमी बताता है कि उसने उस मॉन्स्टर के सभी सरप्राइज अटैक्स पर एक एक स्लैश मार दिया था, जिससे उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये चीज बेटा को हैरान करने के लिए काफी था और इसाओ को पूरा यकीन था कि नारुमी कुछ ऐसा ही कमाल दिखाने वाला है। और नारुमी अपने बाल को ऊपर करके शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब बेटा की नजर नारुमी की आंखों पे पड़ती है तो वह समझ जाता है ये आंखें तो किसी काइजू की तरह है। और फिर नारुमी ठीक उसके सेंटर में एक अटैक करता है और इसाओ बताता है कि नारुमी के पास R0001 एक और कस्टमाइज्ड वेपन है। ये जापान के सबसे पुराने कस्टमाइज्ड वेपन में से एक है और ये वेपन बना है काइजू 1 के रेटिना ऑर्गन से। इस वेपन को आंखों में पहना जाता है, जिससे पहनकर ये पता चलता है कि आगे जाके मॉन्स्टर क्या अटैक करने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम काइजू नंबर 1 के ऑर्गन से बनाए गए कस्टमाइज्ड वेपन के बारे में जानेंगे और साथ ही में हमें बीटा वर्सेस नारुमी की फाइट भी देखने को मिलेगी और इस फाइट में देखा जाएगा कि कौन जीतेगा। और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही देखना है तो वीडियो पे 1500 लाइक्स कंप्लीट कर दो। ये लाइक एम मैंने पहले भी दिया था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, अभी कर दो, डाल दूंगा कल ही एपिसोड। तो अब मैं इजाजत लेता हूँ, अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।